नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या बात किया था। तो आइए सबसे पहले आप सिलेबस को निकालिए, यूनिट 1 के चौथे हिस्से में जाइए जहाँ पर हमें पढ़ना था वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड्स। आप यहाँ से देख सकते हो, आप अपने पास सिलेबस निकाल लीजिए और उसमें पढ़ना था हमें मुख्य तौर पे आर्यन डिबेट्स, जिसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर 1 में बात किया था। उसके बाद पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ स्टेट, इमर्जेंस ऑफ वर्ना सिस्टम, उसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी, उसके बाद मेगालिथ्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो यह तमाम चीज़ों के बारे में हमें सिलेबस में पढ़ना था, जिसमें मुख्य तौर पे हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल के बारे में तमाम जानकारियों को पढ़ा था, जिसमें मुख्य तौर पे हमारी बातें हुई थी आर्यन डिबेट्स के बारे में, उसके बाद ऋग्वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था के बारे में, उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने बात किया था स्टेट का क्या स्ट्रक्चर था उस दौर में। उसके बाद इकोनॉमिकल कंडीशन और ट्रेड वगैरह जो चीज़ें चल रही थी, उसके साथ साथ रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़ ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में भी बातें हुई थी। अब बिल्कुल उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग उत्तर वैदिक यानी लैटर वैदिक फेज के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें भी बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि हम लोग किसी भी पीरियड का इतिहास जब पढ़ेंगे या फिर किसी भी फेज का, किसी भी सिविलाइजेशन का, किसी भी कल्चर का जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें मुख्य तौर पे 4-5 पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, 4-5 हिस्सों में बांटकर। जिसमें पहले हिस्से में हमने आपको बताया था कि पहले उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उस समय के सोशल लाइफ के बारे में, यानी कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशन यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम उस दौर में कैसा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिलीजियस कंडीशन के बारे में। हमने बताया था कि कल्चरल जो कंडीशन है उस दौर का, सांस्कृतिक व्यवस्था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और कुछ अलग से फिलोसॉफिकल आइडियाज़ जो नए तरीके के डेवलप होते हैं किसी स्पेशल पीरियड में, तो उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो मुख्य तौर पे हमारी बातें ऋग्वेद पे खत्म हो गई थी, लगभग उस पे 5 लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट रूप से बात किया है ऋग्वैदिक फेज पे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले यदि आप ऋग्वैदिक फेज के लेक्चर्स को नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जाकर आप ऋग्वैदिक फेज के जितने भी वीडियोस हैं, लगभग 5 वीडियोज, उन सारे लेक्चर्स को आप देख लीजिए। देखने के साथ साथ उसको लिख करके आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के समय में आपको रिवीजन करने में सुविधा हो सके। तो आइए हम लोग उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आज से लेटर वैदिक फेज की शुरुआत करते हैं, यानी उत्तर वैदिक काल की शुरुआत करने वाले हैं। तो मुख्य तौर पे आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज के बारे में, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में, यानी उसका भौगोलिक विस्तार, ऋग्वैदिक काल में कहाँ तक भौगोलिक विस्तार था और फिर उत्तर वैदिक में, लेटर वैदिक में कहाँ बढ़कर चला गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, यानी मुख्य तौर पे 3 बिंदुओं पर हमारी बातें होंगी। कहाँ? सोर्सेज यानी स्रोत के बारे में, ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक विस्तार के बारे में, उसके बाद हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके बातों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। उससे पहले आप यह जानिए कि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है। देखिए, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आप इतिहास से नेट जेआरएफ करने वाले हो, आगे चल करके आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्डी बनेंगे। आप जेआरएफ करोगे, फिर एसआरएफ में कन्वर्ट होगे, फिर पीडीएफ करोगे, फिर पीएचडी करोगे। या तमाम चीज़ें जब आप करेंगे तो इतिहास में सबसे 2 चीज़ों का महत्व होता है। वह महत्व है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, यानी समय का। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यदि हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे ही आप ऑर्डर को गड़बड़ाएंगे तो आपका पूरा इतिहास बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा महत्व है फैक्ट्स का, यानी कि जो फैक्ट है सो फैक्ट है, हिस्ट्री फैक्ट पे ही निर्भर करता है। और बाकी जब हिस्टोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि इतिहास को कैसे लिखा जाता है और कैसे कैसे इतिहासकार आपको वही चीज़ पढ़ने के लिए परोसते हैं जो वो चाहते हैं। ठीक है, तो यह सारी बातें यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ यह बात होगी कि ऋग्वैदिक का, उत्तर वैदिक काल का जो फेज है, लेटर वैदिक का फेज है, वह 1000 BC से लेकर 600 BC है, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है।
इससे पहले ऋग्वैदिक फेज कहाँ तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। तो यह फेज याद रखिएगा। अब आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सोर्सेज के बारे में हम लोगों ने बोला कि बात करेंगे। स्रोत के रूप में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद काल के बारे में जब आप पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल के बारे में, तो उस समय हमारे पास एकमात्र सोर्स था जिसका नाम था ऋग्वेद। लेकिन यहाँ पर जब आएंगे लेटर वैदिक फेज में, तो यहाँ पर हमारे पास कई तरह के सोर्सेज आएंगे, जिसमें मुख्य तौर पे पहले वेद हैं, यानी कि टोटल 4 वेद हुए हैं। पहला ऋग्वेद, जो जिससे ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे वेद हुए हैं सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो लास्ट के जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचना, ठीक है, इनकी रचना इनको लिखा गया है कब? लेटर वैदिक फेज में। यानी जब हम लोग सामवेद को पढ़ेंगे, यजुर्वेद को पढ़ेंगे, उसके बाद अथर्ववेद को पढ़ेंगे, तो हमें किस काल की जानकारी प्राप्त होगी? तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच हमारा समाज कैसा है, राजनीति कैसा है, धार्मिक व्यवस्था कैसे, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद देखो, यह 3 वेद याद रखना। उसके बाद ब्राह्मण गद्य साहित्य इस समय लिखे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे श्रुति पर आधारित हैं, क्योंकि हमारे पास अभी लेखन कला का विकास नहीं हुआ है। उसके बाद आरण्यक नाम का एक ग्रंथ है। कहा जाता है कि आरण्यक नाम के ग्रंथ को पढ़ने के लिए एकांतवास की आवश्यकता होती थी, यानी लोग जंगल में जाकर पढ़ते थे। और अरण्य का शाब्दिक अर्थ जंगल ही होता है दोस्तों, यानी जंगल में रह करके जो ऋषि मुनि पढ़ते थे, लिखते थे, लोगों को पढ़ाते थे, और बाद में वही श्रुति पर आधारित चलता गया और आगे चल करके एक ग्रंथ का रूप लिया, जिसे आरण्यक ग्रंथ के नाम से जानते हो। उसके बाद उपनिषद, ठीक है, उपनिषद के बारे में बोला जाता है कि उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। आपको पता होगा कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था चल रहा था, उसी के तहत हम लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, और गुरु और शिष्य का सिस्टम हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था। तो बच्चा जब जन्म लेता था, पिछले वीडियो में हमने बात किया था, 3 प्रकार का ऋण होता था। पितृ ऋण होता था, जिसको आप बच्चा पैदा करके आप उसको चुकाते थे। उसके बाद दूसरा जो होता था, जिसको आप बोलते थे ऋषि ऋण, ठीक है, इसको देव ऋण भी बोला जाता है। ऋषि ऋण के बारे में हम लोग बोलते थे कि बच्चों को ऋषि के पास भेजकर उसको शिक्षा प्राप्त करवा देने से आपके ऋषि ऋण से मुक्ति हो जाती थी। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास ऋण था, उसको देव ऋण बोला जाता था, यानी भगवान को खुश करने के लिए, स्वर्ग में जगह फिक्स करने के लिए आपको याज्ञिक कर्मकांड करवाने चाहिए थे, यानी कि उस ऋण से मुक्ति के लिए आपको यज्ञ करवाना आवश्यक था। तो आप देखोगे कि यहाँ पर वही उपनिषद है, जिसका अर्थ है ऋषि के समीप, यानी अपने गुरु के नज़दीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। टोटल 108 उपनिषद हुए हैं। उसके बाद वेदांत है। जब वेद का अंत होने लगा, तो उस दौर में कई तरह के ग्रंथ आए, जिसमें वेदांग भी है, जिसमें वेद को 6 अंग बताया गया है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष को बताया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और एक व्याकरण, तो वह वेदांग है, वेद का 6 अंग है। तो यह मूल तौर पे यह 5-6 जो सोर्सेज हैं, इसके आधार पे हम लोग अध्ययन करते हैं, और इसी के आधार पे हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। उसके बाद आप देखोगे कि कुछ मृदभांड हैं, जैसे आप चित्रित धूसर मृदभांड हैं, PGW जिसको बोला जाता है, पेंटेड ग्रे बेयर, उसके आधार पे भी हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके अलावा देखिएगा, यह मृदभांड जितने भी हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत आएंगे, और यह जितने भी हैं वह लिटरेरी सोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा और कई जगह पे उत्खनन किया गया है, वहाँ से कई सारी सामग्रियाँ प्राप्त हुई है, तो वहाँ यहाँ पर उन सारी चीज़ों की आपकी आवश्यकता नहीं है, उसको सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं लाया हूँ। ध्यान रखिएगा, इस जब हम लोग लेटर वैदिक फेज खत्म कर देंगे, तो 1 से 2 लेक्चर हम लोग और बात करेंगे वैदिक फेज पे, जिसमें मुख्य तौर पे उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे कि उपनिषद टोटल कितने हुए और कौन कौन से महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, उनसे किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है। उसके बाद ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे विशेष तौर पे कि कितने मंत्र थे और उसमें किन किन चीज़ों की जानकारी दी गई है, पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे, उसके लिए घबराइएगा नहीं। उसके बाद अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, या जितने भी ग्रंथ आप लिखे हो, उन सारे के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे 1-2 वीडियो में। इसलिए आप फिलहाल यहाँ इतना समझिए कि सोर्सेज के रूप में यह तमाम सारी चीज़ें हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको उत्तर वैदिक काल के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? चलिए, पहला पॉइंट क्लियर है। आते हैं अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट है हमारा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, यानी भौगोलिक विस्तार के बारे में बातें होंगी हमारी।
आपको पता होगा कि शुरुआती दौर में जब आर्यंस चल करके आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से से, उत्तर पश्चिम वाले पंजाब सिंध वाले हिस्से से, तो वो लोग मुख्य तौर पे सिंधु नदी के किनारे यानी पंजाब वाले हिस्से में ही लोकेटेड थे। आपने 5 जन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मेरे ख्याल से आप, यदि आपको याद होगा तो आप एक बार देख लीजिए, आप नोट्स को पीछे पलटिएगा। हमने आपको 5 जन के बारे में बताया था, जो कि ऋग्वैदिक काल में 5 जन हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन और वो सारे के सारे जन पंजाब और सिंधु नदी घाटी वाले क्षेत्र में ही लोकेटेड थे। लेकिन जब लैटर वैदिक फेज आया तो आपको पता होगा कि 1000 ईस्वी में, ठीक है, कब 1000 ईस्वी में जब ऋग्वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक फेज की समाप्ति हो रही है, जब उसका डिक्लाइन हो रहा है, तो 1000 बीसी में भारत में लोहे का प्रयोग हो रहा है। पहली बार लौह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने का प्रमाण मिलता है, जिसमें मुख्य तौर पे अहिछत्र से और अतरंजी खेरा से, इन तमाम जगहों से हमें लौह प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करने के साक्ष्य हमें प्रमाण के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास लोहे का आविष्कार हुआ, हमारे पास लोहे आए, तो हम लोग जंगल को काटने लगे और हम लोग बहुत दूर दूर तक, बहुत दूर दूर क्षेत्रों में फैल गए। तो ध्यान रखिएगा, लैटर वैदिक फेज में यदि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हो रहा है तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण वजह है लौह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, क्योंकि उससे पहले हमारे पास लोहा नहीं है, हम लोग के पास लोहे का कोई भी औजार नहीं था, हम लोग पूरी तरीके से लोहे का उपयोग करके एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे। लेकिन 1000 बीसी में जब हमारे पास पहली बार लोहा आता है, तब हम लोग ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। इसीलिए लैटर वैदिक फेज में कहाँ चला जाता है, वैदिक सिविलाइजेशन का बाउंड्री जो पंजाब और सिंध के क्षेत्र तक ही सीमित था, वह अब सीधा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के इलाकों तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, बताते हैं कहाँ कहाँ पर किस किस नदी के किनारे उसका विस्तार हुआ था। ध्यान रखिएगा, हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख लेना, नहीं, मैं जब एक्सप्लेन करता हूं तो आप शब्दों पर ध्यान दीजिए और उसको परिभाषित तरीके से, उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में नोट्स बनाइए, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आइए आते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट है सिंध तथा पंजाब के सीमा के बाहर विस्तार। यह तो मैंने आपको बताया कि पहले ऋग्वैदिक काल में सिंध और पंजाब तक ही ऋग्वैदिक काल का, ऋग्वैदिक फेज का बाउंड्री लिमिटेड था। लेकिन अब क्या हुआ, वो बाउंड्री क्रॉस कर गए, जिसके पीछे मुख्य वजह है आयरन टेक्नोलॉजी का प्रयोग। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इस समय एक बहुत बड़े यानी कि बहुत व्यापक क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ। कहाँ कहाँ हुआ यह देखिए, यमुना, गंगा, सदानीरा नदी, उसके बाद एक और नदी का नाम यहाँ पर मेंशन कर लो, उस नदी का नाम है सरस्वती, जो कि हरियाणा के पास बहती थी, ठीक है। चलो, यह 5 नदी के आसपास इसका विस्तार हुआ। कहाँ कहाँ, यमुना नदी जो कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में यहाँ इसका विस्तार हुआ। उसके बाद गंगा नदी जो कि बिहार तक इसका विस्तार हुआ है, उत्तरी बिहार तक, यहाँ पर विदेह नाम का राजा, विदेह नाम का जो क्षेत्र था वहाँ पे लोकेटेड था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जनपद बना था जिसके राजा जनक थे, ठीक है। तो देखो, गंगा के क्षेत्र तक यानी गंगा नदी घाटी तक विस्तार हुआ। उसके बाद सदानीरा, सदानीरा गंगा की सहायक नदी है, जिसको बूढ़ी गंडक के नाम से बिहार में जाना जाता है। इसको लिख लीजिएगा, आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि सदानीरा किसका उपनाम है, तो वह नाम है बूढ़ी गंडक का, या फिर सदानीरा को आज के दौर में वर्तमान काल में किस नाम से जाना जाता है, तो गंडक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिए, तो यमुना के किनारे विस्तार हुआ, गंगा के किनारे विस्तार हुआ, उसके साथ साथ सदानीरा यानी बूढ़ी गंडक नदी के किनारे विस्तार हुआ। उसके बाद सरस्वती नदी के किनारे भी इसका विस्तार हुआ। तो देखो इसका एरिया कितना बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए, जो चीज़ सिंधु नदी तक लिमिटेड था, जो बाउंड्री सिंधु नदी तक ही सीमित था, वो बाउंड्री लैटर वैदिक में लोहे के प्रयोग की वजह से कहाँ तक पहुँच गया, यमुना, गंगा, सदानीरा और सरस्वती नदी तक। क्लियर है दोस्तों। चलो अगले पॉइंट पे आओ। अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग कौशल, काशी, विदेह, कुरु और पंचाल। देखिए, इससे पहले क्या था कि ऋग्वैदिक काल में जब आप पॉलिटिकल यूनिट्स पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो आप अभी भी जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां से पढ़ लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता 1% भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और किसी भी एग्जामिनेशन का आप सवाल उठा करके बनाओगे तो 110% आपके सवाल बनने वाले हैं। थोड़ा सा आपको और मेहनत करना होगा। आप हमारे साथ एंशिएंट इंडिया का कोई एक किताब पढ़ते चलो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, वीडियो को देख लोगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी।
तो देखो उस समय जब हम लोग ऋग्वैदिक काल के पॉलिटिकल यूनिट पढ़ रहे थे तो उस समय लोग जन में बटे हुए थे, ठीक है। जन का अर्थ कबीला होता था, कबीला का अर्थ जन होता था, यानी छोटे लोगों का एक समूह जिसको आप कबीला के नाम से जानते थे। तो उस समय जन है, लेकिन वही जन आगे चल करके कब लेटर वैदिक फेज में जनपद के नाम से जाना जाने लगता है। उसके बाद आगे आओगे तो जनपद, यही जनपद बन जाएगा महाजनपद, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में महाजनपद काल, जिसमें भारत पूरे तरीके से 16 महाजनपदों में बट जाता है। तो देखिए इस तरीके से विस्तार हो रहा है। ऋग्वैदिक काल में जन है, उत्तर वैदिक काल में जनपद, और फिर आगे आएगा महाजनपद, फिर बनेगा राज्य, फिर बनेगा साम्राज्य। इस तरीके से इसका पॉलिटिकल यूनिट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऋग्वैदिक काल में जन था, उत्तर वैदिक में क्या बन गया, जनपद, ठीक है। तो इस समय 4-5 जनपद हैं जो मुख्य तौर पे बहुत बड़े बड़े जनपद हैं, छोटे छोटे जन को मिलाकर के एक जनपद का निर्माण किया जाता था। तो आपको पता होगा कि उस समय 5 यानी कि ऋग्वैदिक काल में 5 आर्य जन थे, उसके साथ साथ 5 अनार्य जन थे, ठीक है, जिसमें यदु, अनु, तुर्बश, पुरु यह सब चीज़ें थी, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। तो आओ यहाँ पर बात करते हैं कि इस समय 5 कौन कौन थे महाजनपद जनपद। पहला था नाम कौशल, काशी, देखो यह सब उत्तर प्रदेश का ही इलाका है। कौशल है, काशी है, विदेह है जो कि उत्तरी बिहार का इलाका है। इससे पता चलता है कि उत्तरी बिहार तक लेटर वैदिक में वैदिक सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन हो चुका था, विस्तार हो चुका था। चलो, कुरु हरियाणा का क्षेत्र है, और पंचाल, ठीक है, यानी कि देखो हरियाणा उत्तरी भारत से लेकर के उत्तरी भारत के जितने भी हिस्से थे, हरियाणा, राजस्थान, इन तमाम जगहों पर वैदिक सिविलाइजेशन का विस्तार हो चुका था। उसके बाद विंध्य पर्वत के दक्षिण हिस्सों में विस्तार नहीं हुआ था, आपसे सवाल पूछा जाता है। यह पॉइंट स्पेशली मैंने इसलिए नोट किया है क्योंकि विंध्य पर्वत जो है, जो साउथ इंडिया का बाउंड्री है और नॉर्थ इंडिया के बीच का लोकेशन है, विंध्य पर्वत के नीचे यानी भारत के दक्षिणी हिस्से में इनका विस्तार नहीं हुआ था। दक्षिणी भारत से वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्लेस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। एकदम माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर जीवन भर दिक्कत नहीं आने वाला है। आगे आते हैं, उसके बाद बात करते हैं सरस्वती नदी से गंगा गंडक तक विस्तार। यह तो यहाँ मैंने बात कर लिया था। बरेली, बदायूं, ठीक है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, इसी को बोला गया है कहाँ, इसी को बोला गया है कौशल, ठीक है, माफ करना, कौशल वाला जो इलाका है यह इसी का इलाका है। यहाँ तक इसका विस्तार हुआ था। यह 3 जिले हैं, आप नाम याद कर लीजिएगा और नोट्स में भी शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए और कौन कौन से थे, गांधार थे, एक गांधार जो कि सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है, जहाँ के भेड़ का ऊन बहुत फेमस था। हम ऋग्वैदिक काल में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बात किए थे कि उस समय के जो लोग कपड़ा पहनते थे, नीवी, अधिबास, ठीक है, और अधिबासस, 3 तरीके के कपड़ा पहनते थे। उन तीनों कपड़ा में कुछ कपड़े ऊनी होते थे, कुछ सूती होते थे। तो ऊनी कपड़ों को बनाने के लिए वो लोग गांधार क्षेत्र के भेड़ का ऊन का इस्तेमाल करते थे। तो देखिए गांधार कहाँ पे है, सिंधु नदी के किनारे, वहाँ तक इसका विस्तार हुआ है। कई एक जनपद है जो कि सिंधु और ब्यास नदी के बीच में लोकेटेड था, वहाँ भी इनका एक्सपेंशन हुआ था। उसके बाद मद्र एक जनपद है जो कि सियालकोट, आज के आधुनिक सियालकोट में यह चला गया है, वहाँ तक इसका विस्तार था। उसके बाद मत्स्य जो कि अलवर, भरतपुर और राजस्थान, माफ़ करना, अलवर, भरतपुर और जयपुर, यह तीनों का तीनों प्लेस राजस्थान का है। यानी मत्स्य जो जनपद उत्तर वैदिक काल का है वह राजस्थान में लोकेटेड था। और उसके बाद देखिए कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश का है, जो आगे चल करके पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में होती है। उसके बाद कुरु है जो कि हरियाणा का क्षेत्र है, पांचाल है, कौशल है, काशी है और विदेह उत्तरी बिहार के बारे में बताया मैंने, जहाँ का राजा जनक हुआ करते थे, जिसके बारे में आप जानते हो कि जनक की बेटी सीता हुई, जिनके बारे में आप रामायण में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। यह तमाम चीज़ें जो थी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में शामिल थी। यदि आप इतना पढ़ लेते हो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ लेटर वैदिक फेज के बारे में, तो फिर आपसे ज्योग्राफिकल एक्सटेंट से सवाल आता है तो एक भी सवाल आप मिस नहीं करोगे, यह गारंटी है। लेकिन आपको पढ़ना होगा ध्यान से, मन लगा करके आप पढ़ोगे समझ करके, तभी सवाल नहीं छूटेंगे। चलो, तो मेरे ख्याल से 2 यूनिट यानी कि 2 टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, सोर्सेज और ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। अब आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे यूनिट के बारे में, और तीसरा यूनिट है पॉलिटिकल कंडीशन। ठीक है, राजनीतिक स्थिति क्या थी उत्तर वैदिक काल की। तो पहले याद रखिए कि इस समय सूर और असुर का युद्ध हो रहा है। ठीक है, सूर और असुर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? ठीक है, असुर का अर्थ है राक्षस,
भारत के जो मूल निवासी थे उन्हें हिंदू धर्मशास्त्रों में असुर कहकर संबोधित किया गया है, जिनके लिए अनार्य शब्द का भी प्रयोग किया गया है। और आर्यन जो मिडिल ईस्ट से चल करके आ रहे थे उन्होंने खुद को सुर कहा है। ठीक है, तो सुरों और असुरों के बीच लड़ाई होता है। उन्होंने अपने आप को देवता कहा, यहाँ के लोगों को राक्षस कहा। तो राक्षस और देवता के बीच कई सारी लड़ाइयाँ होती है, जिसमें एक लड़ाई आपने दशराग युद्ध के बारे में जाना होगा जब हम लोग ऋग्वैदिक फेज के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। तो जब यह लड़ाई होता है तो उसके कई सारे निष्कर्ष निकलते हैं। अब आप देखिए कि जब लड़ाई होता है तो उसमें सुरों की लगातार विजय होती है। ठीक है, उनके जो लड़ने के युद्ध कला होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका टेक्निक बहुत ही स्ट्रांग होता है भारतीय लोगों की तुलना में। अब देखो, जब वो लोग जीतते जाते हैं तो धीरे धीरे वो लोग विशाल राज्य की स्थापना करते हैं। मैंने बताया था कि इससे पहले ऋग्वैदिक काल में लोग कबीलों में बटे हुए थे, जन में बटे हुए थे। अब क्या कर रहे हैं, वही जन, बड़ा बड़ा जन मिलकर के एक बड़ा सा जनपद का निर्माण कर रहा है। इसीलिए लैटर वैदिक फेज में विशाल राज्यों की स्थापना की शुरुआत होती है। पहली बात। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात पे आते हैं। राजाधिराज सम्राट एकराट, यानी जब राजा जीतता था किसी भी साम्राज्य को, किसी भी प्रांत को, तो वह जीतने के बाद कई तरह के उपाधियां ग्रहण करता था। जैसे जब आप गुप्त काल पढ़ोगे तो एकराट, विराट, महाराजाधिराज, सम्राट, देव नाम प्रियदर्शी, यह तमाम चीज़ें जो भारत के शासक आगे चल करके एक टाइटल अडॉप्ट करते हैं उपाधि के तौर पे, उसी तरीके से यह उपाधि को अडॉप्ट करने का जो ट्रेडिशन है वह हमारे इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में लैटर वैदिक फेज से ही चलता आ रहा है। अब लैटर वैदिक फेज के जो राजा हैं वह मुख्य तौर पे 3 उपाधि को धारण कर रहे हैं। पहला का नाम है राजाधिराज, दूसरा उपाधि है सम्राट और तीसरा उपाधि है एकराट। ठीक है, तो यह 3 तरह के उपाधि, 3 तरह के टाइटल वो लोग ग्रहण करते थे खुद के लिए। उसके बाद चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट है राजसूय और अश्वमेध यज्ञ। यानी जब राजा जीतता था तो खुशी में 2 यज्ञ करवाता था, एक राजसूय यज्ञ होता था, एक अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ होता था, एक राजा किसी घोड़े को छोड़ देता था और वो घोड़ा जहां तक जाता था बीच में किसी राजा ने उस घोड़ा को पकड़ लिया, तो जिस राजा ने उस घोड़ा को पकड़ा था और जिस राजा ने उस घोड़ा को छोड़ा था, उन दोनों के बीच लड़ाई होगा और फिर जीतेगा तो वहां तक उसका साम्राज्य विस्तार हो जाएगा। और यदि मान लो कि किसी राजा ने उस घोड़ा को नहीं पकड़ा और वो घोड़ा पूरे तरीके से मूव करके राउंड राउंड घूम करके फिर पहुंच गया, इसका मतलब है कि जहां जहां वो घूमा था वह पूरा का पूरा साम्राज्य उस राजा के अंतर्गत आएगा जिसने घोड़ा को छोड़ा था। ठीक है, और उसी के खुशी में अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था, राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। राज्याभिषेक करने के लिए राजा जब गद्दी पे बैठता था तो उस खुशी में, प्रशंसा में करवाता था राजसूय यज्ञ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। ध्यान रखिएगा, आप एक एक चीज को एक्सप्लेन करके लिखते जाना, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मत लिखना। कभी मत सोचना कि आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख करके डायरेक्ट समझ करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, नहीं, बाद में बहुत परेशानी होता है, हमारे साथ भी हुआ करता था। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। राजा दंडधर पर खुद दंड से मुक्त। ठीक है, देखो आप ऋग्वैदिक काल जब पढ़ोगे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि राजा दंड नहीं देता था, बल्कि न्याय के मामले में पुरोहित का ही चलता था। लेकिन यहाँ पर राजा के पास दंड देने का अधिकार है, राजा किसी को दंड दे सकता है, वह न्याय कर सकता है, लेकिन राजा को कोई दंड नहीं दे सकता है। राजा खुद दंड से मुक्त है। ठीक है, राजा खुद दंड से मुक्त है, दंडधर है, वह दूसरे को दंड सुना सकता है। चलो अगला पॉइंट आता है धर्म के अनुकूल आचरण। ठीक है, राजा जो भी होते थे उसको राज्याभिषेक करने के लिए पुरोहित का सहारा लेना पड़ता था। तो यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लैटर वैदिक फेज में, तो पुरोहितों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। आप देखोगे कि राजा तक को धर्म के अनुकूल आचरण करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे आओ। सभा एवं समिति का कार्य था राजा पर अंकुश लगाना। यह समिति जो है वह पहले से ही चलती आ रही, ऋग्वैदिक काल से ही आपको पता होगा कि सभा एवं समिति 2 संस्था थी। सभा उच्च वर्गों की, कुलीन लोगों की संस्था थी और समिति आम लोगों की संस्था थी। यह हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था। इनका काम था राजा पर अंकुश लगाना, राजा निरंकुश न हो जाए, राजा साम्राज्य के लोगों को जो मन करे वह दंड न देने लगे। इसीलिए इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, सभा एवं समिति। ठीक है, तो यह राजा के कार्यों पर, राजा के फैसलों पर निरंकुशता नहीं आने देता था, उस पर अंकुश लगाता था समय समय पे। उसके बाद अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है
यजुर्वेद से रत्नी नामक मंत्रिमंडल का प्रमाण मिला है। तो देखो इस समय राजा मंत्रिमंडल के सलाह से शासन कर रहा था और उसके मंत्रिमंडल को यहाँ पर यजुर्वेद में रत्नी शब्द से संबोधित किया गया है। इसमें मुख्य तौर पे कौन कौन अधिकारी होते थे, ध्यान रखिए। राजा के जो संबंधी होते थे, राजा के जो मंत्री होते थे, राजा के जो दरबारीगण होता था, यह सभी के सभी लोग, ठीक है, यह सभी के सभी लोग रत्नी में आते थे, यानी मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में गिने जाते थे। उसमें मुख्य तौर पे प्रथम श्रेणी में राजा की पटरानी को और राजा की प्रिय रानी को, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस समय एक पत्नी व्यवस्था सामान्य लोगों की थी, लेकिन जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो राजा होते थे, वह बहुपत्नी विवाह को प्रचलित किए हुए थे, वह बहुपत्नी विवाह भी करते थे। उनका जो दिल करता था वो कुछ भी कर सकते थे। इसलिए देख रहे हो यहाँ पर राजा की पटरानी और राजा की प्रिय रानी, यानी कि कई सारी रानियां होंगी राजा की, तभी तो एक प्रिय रानी एक पटरानी है। तो उन सभी लोगों को प्रथम श्रेणी में रखा गया था। वह सभी लोग रत्नी यानी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। चलिए अब मंत्रिमंडल में कौन कौन से अधिकारी का प्रमाण मिलता है उसके बारे में एक बार आप लिख लीजिए, इससे सवाल पूछे जाते हैं। पहला अधिकारी है सेनानी, जिसको सेनापति कहा गया है, ठीक है, सेनापति को सेनानी कहा गया है। उसके बाद सूत नामक अधिकारी है, जो कि रथ सेना का सेना नायक होता था। रथ सेना, आपको पता होगा कि आर्यों का फेवरेट जो था रथ चलाना वगैरह, वो लोग मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी रथ दौड़ और घोड़दौड़ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर रथ सेना का जो मेन हेड होता था उसका नाम था सूत, ठीक है, तो सूत नामक अधिकारी। उसके बाद ग्रामणी, जो कि गांव का प्रधान होता था, हमने पढ़ा था कि गांव का जो अधिकारी होता था उसे ग्रामणी कहते थे। उसके बाद संग्रहिता होता था, जो कि कोषाध्यक्ष होता था, पैसा वगैरह कलेक्ट करना इसका काम था। उसके बाद अक्षबाप नामक अधिकारी, यह रिवेन्यू ऑफिसर होता था, इसका काम था राजस्व वसूल करना, ठीक है, राजस्व वसूल करना किसका काम था, अक्षबाप का। उसके बाद एक है पालागल, ठीक है, पालागल एक अधिकारी है जिसको विदूषक कहा जाता है। उसके बाद गोबी कर्तन नाम का अधिकारी था जो गवाध्यक्ष था। उसके बाद तक्षा नाम का अधिकारी था जो कि बढ़ई वगैरह से, यानी कि शिल्पकारी का जो काम होता था, लकड़ी से रिलेटेड काम होता था, वह तक्षा करता था। उसके साथ साथ भागदुक था, ठीक है, भागदुक एक अर्थ मंत्री था, पैसों से रिलेटेड इसका काम था। उसके साथ साथ प्रांतीय शासकों के बारे में भी चर्चा मिलती है हमें। दो प्रांतीय शासक यानी दो प्रांतीय अधिकारियों के बारे में हमें चर्चा मिलती है। पहला प्रांतीय अधिकारी का नाम है शतपति। तो शतपति उसे कहा जाता था जो 100 गांवों की रक्षा करने में सफल था, जो 100 गांवों की रक्षा करने में सक्षम था, इसीलिए इसे शतपति कहा गया। आपको पता होगा शत से 100 का अर्थ ही शत है, इसी से बना है शतक, है ना। बोलते हो ना कि रोहित शर्मा ने शतक लगाया है, यही शत का अर्थ होता है 100 है ना। तो शतपति नामक अधिकारी का चर्चा मिला है, वह 100 गांवों का प्रधान होता था। उसके साथ साथ अस्थापति नामक अधिकारी का जिक्र मिला है और यह सीमांत प्रदेश का शासक होता था। सीमांत प्रदेश का अर्थ है जहां पर सीमा का अंत होता है, सीमा प्लस अंत इक्वल टू सीमांत, यानी जहां पर दो देशों का सीमा का अंत होता है वहां पर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, उसी ऑफिसर को अस्थापति कहा गया है लेटर वैदिक फेज में। क्लियर है। चलो मेरे ख्याल से यह सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो देखो, आपको पता हो कि सभा एवं समिति दो संस्था थी, इसको अथर्ववेद में, ठीक है, सबसे लास्ट का जो वेद है उसको अथर्ववेद कहते हैं। इसमें जादू टोना मंत्र की बातें की गई है। अथर्ववेद में बताया गया है कि सभा एवं समिति प्रजापति, ठीक है, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। यह सवाल न जाने कितनी बार पूछा गया है तमाम एग्जामिनेशन में कि बताओ किस वेद में कहा गया है सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां, तो अथर्ववेद में। ऐसे सवाल उठल के पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, तो सभा एवं समिति को। ठीक है, सवाल कैसे भी पूछे आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आप बना दीजिएगा। चलिए अब आते हैं, लुडविग फायर नाम के एक हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने सभा एवं समिति के बारे में अपना ओपिनियन दिया है। उसके साथ साथ रामशरण शर्मा एएस अल्टेकर ने अपना अलग ओपिनियन दिया है। उन दोनों ओपिनियन को आप जान लीजिए। नॉलेज के पर्पज से आपको बता रहे हैं, चूंकि आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो इसीलिए आप थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ोगे तभी चीज़ें पढ़ने में मज़ा आएंगी, क्योंकि बाकी आप एसएससी वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आप ऊपर ऊपर पढ़कर निकल जाओगे। ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता है, हमेशा डेप्थ में सवाल पूछा जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं करें। टोटल के टोटल केसी श्रीवास्तव में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं या झांझ श्रीमाली वगैरह में 2-4 किताबें जो हमारे पास है उन सारे किताबों से मैं पॉइंट एक एक पॉइंट आपके लिए लाता हूं ताकि आपका कोई भी सवाल मिस ना करे। ठीक है, और इतना चीज़ करने के बावजूद भी यदि कोई पॉइंट हमसे छूट जाता है, कोई चीज़ें मिस कर जाती है
या कोई चीज़ें मैं बोल जाता हूँ स्लिप ऑफ टंग में, तो आप उसे क्या करो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता दिया करो कि सर आपने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया था या फिर आपने यह पॉइंट वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं। लुडविग फायरबाग ने कहा था कि सभा जो है अपर हाउस है, जैसे आज राज्यसभा है अपर हाउस और लोकसभा है लोअर हाउस। तो लुडविग कह रहे हैं कि सभा जो है वह अपर हाउस था उस समय का और समिति जो है लोअर हाउस था उस समय का। देखिए डिटेल में जाएगा यूजीसी नेट, इससे ज़्यादा डेप्थ में कभी नहीं जा सकता है, यहाँ से आगे सवाल ही नहीं पूछेगा। इसलिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, यह इसलिए चूँकि आपको ज्ञान हो सके, है ना, आपको थोड़ा सा डेप्थ में जानकारी होता है तो नॉलेज का अपना प्लेजर होता है, मज़ा आता है पढ़ने में। उसके बाद देखो एएस अल्टेकर एक हिस्टोरियन हुए और उन्होंने सभा को कहा कि यह ग्राम की संस्था थी, गांव के लोगों की संस्था थी और यह बहुमत से निर्णय लिया जाता था इसमें, और इसका काम प्रशासनिक क्रियाकलाप के साथ साथ न्यायिक क्रियाकलाप भी था। यह न्यायिक फैसले भी देती थी, वह न्यायिक फैसले भी सुनाया करती थी, लोगों को दंड भी देती थी। यह किसने कहा है? एएस अल्टेकर ने। और समिति के बारे में कहा कि इसका काम था एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है, व्यवस्थापिका का जो काम होता है, वही काम किसका था? समिति का था। तो यह दो हिस्टोरियन का डिफरेंट टाइप का ओपिनियन है, इसको आप नॉलेज के पर्पज से पढ़िए, ठीक है, नोट्स में भी शामिल कर लीजिए। उसके बाद देखिए बिदथ नाम की एक नई संस्था का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आप जब लेटर वैदिक फेज के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में किसी को भी किताब को पढ़ेंगे तो उसमें आपको चर्चा मिलेगा। बिदथ नाम की एक न्यू टाइप का इंस्टीट्यूशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि सभा एवं समिति तो पहले से ही चलता आ रहा था, अब यहाँ पर एक नया आ रहा है इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है बिदथ, ठीक है। तो बिदथ के बारे में अल्टेकर साहब ने कहा है कि यह धार्मिक एवं दार्शनिक सभा था, यानी कि बिदथ एक ऐसा सभा था जिसमें धार्मिक लोग और दार्शनिक लोग चर्चा करने के लिए किसी टॉपिक पे भाग लिया करते थे। ऐसा किसने कहा? एएस अल्टेकर ने। उसके बाद रामशरण शर्मा जो कि प्राचीन भारत के सबसे शानदार हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने कहा है कि धार्मिक, पॉलिटिकल और जुडिशियल, यानी कि बिदथ एक ऐसी संस्था थी जिसमें धार्मिक फैसले भी लिए जाते थे, फिलोसॉफिकल फैसले भी लिए जाते थे, राजनीतिक फैसले भी लिए जाते थे, उसके साथ साथ न्यायिक फैसले भी लिए जाते थे, ठीक है। और उन्होंने इस सभा को बोला है प्राचीनतम जनसभा, फोल्क असेंबली। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रामशरण शर्मा ने किस संस्था को फोल्क असेंबली कहा है या प्राचीनतम जनसभा कहा है, तो वह है बिदथ। और बिदथ कब, किस काल का है? तो बिदथ है लेटर वैदिक फेज का। सभा एवं समिति किस फेज का है? तो वह ऋग्वैदिक का भी है और लेटर वैदिक का भी है। क्लियर है? चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट, जब राजा लोगों की सेवा करता था, जनता का रक्षक था, तो वह जनता से टैक्स भी लेता था। तो शुरुआती दौर में लोगों के ऊपर डिपेंड था कि वह स्वेच्छा से जो दिल करे वह दे सकते हैं, नहीं दिल करे तो नहीं दे सकते हैं। तो जनरली दिया जाता था गिफ्ट, भेंट के रूप में। आप किसी से मुलाकात किए तो कुछ गिफ्ट के रूप में दे दिए, उपहार के तौर पे, उपहार स्वरूप राजा को कुछ दिया जाता था। लेकिन लास्ट में जा करके, ठीक है, आगे चल करके उन्होंने, राजा ने बलि नामक कर को मैंडेटरी कर दिया था, वह सभी लोगों को देना जरूरी था। लेकिन ध्यान रखना, साम्राज्य के सभी लोग नहीं देते थे। उसमें मुख्य तौर पे कृषक थे, व्यापारी थे, वैश्य थे, शूद्र थे, कलाकार थे, शिल्पी थे। उसके साथ साथ यह जो तमाम मजदूर लोग थे, इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। उस दौर के जो ब्राह्मण थे, जो पुरोहित वर्ग था, जो सेनानी वर्ग था, जो लड़ाकू वर्ग था, जो क्षत्रिय वर्ग था, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, वह पूरे तरीके से टैक्स फ्री था। तो चलो, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल कंडीशन भी आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वह इस पॉइंट से आगे एक भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। यदि आप इतना क्लियर कर लेते हो तो फिर आप सवाल बनाकर देखिए, निश्चित तौर पे आपसे सवाल बन जाएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। उसके साथ साथ अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी तुम्हारी तरह पढ़ सकें और उनका भी जारिफ हो सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। गुड बाय।